नमस्कार दोस्तों, आप सभी का शिक्षा सेवा वृंद चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को बता दूं कि झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का आयोजन किया जा रहा है। पहले ये प्रयोगशाला जो परीक्षा हुई थी, लेकिन विवादों के कारण इस परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। अब जो है नए सिरे से इसका परीक्षा लिया जाएगा, जिसमें ओपन टू ऑल है, यानी 60% यहाँ आरक्षण जो है सिस्टम, उसके अनुसार जो झारखंड के लोग हैं उनको दिया जाएगा। और जो बाहर जो यानी अलग राज्यों से हैं, झारखंड से संबंधित नहीं है, वैसे राज्यों के लिए भी अब इसे खोल दिया गया है। और साथ में ही इसमें जो जो है उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा निकाला गया यह झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 कहा जाएगा, JLACE 2023। इसके अंतर्गत आप जो है इसको लॉगिन करेंगे। ये JSSC www.jssc.nic.in पर लॉगिन करने के लिए कहा गया है, तो इसी से ही हम लोग इसको फॉर्म भरेंगे। आगे फिर हम लोग देखते हैं, परीक्षा शुल्क 100 रुपया लग रहा है। परीक्षा शुल्क में छूट दी जाएगी उन लोगों को जो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 50 रुपये लगेगा। और जो पहले दे चुके हैं उनको पैसा नहीं देना है, जो पहले फॉर्म इनका भर चुके हैं और जो कि नॉन रिफंडेबल है, इसका जो वापस नहीं किया जाएगा। प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 में सम्मिलित जिनके द्वारा आवेदन समर्पित करने की प्रक्रिया पूर्ण किया गया था, वैसे आवेदकों को इस विज्ञापन की शर्तों तथा शैक्षणिक योग्यता, निर्धारित आयु सीमा तथा अन्य हतों के अंतर्गत पुनः आवेदन देना होगा, किंतु इसके लिए उन्हें पुनः परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। देखिए, इसे आपका पुनः परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा, ऐसा कहा गया है। अब बात करते हैं रिक्तियों के विवरण के लिए। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर जो फिर से आपको मिलेगा। ऐसा नहीं, नए आवेदन पत्र में पूर्व समर्पित आवेदन का निबंधन संख्या, रजिस्ट्रेशन और जन्मतिथि दर्ज नहीं करने पर परीक्षा शुल्क में छूट मान्य नहीं होगा। तो आपको उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको करना होगा, तभी हो पाएगा। उसको नॉन रिफंडेबल वहाँ पर ऑप्शन दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर बताना है आपको, डेट ऑफ बर्थ देना है, तभी आपको किया जा सकता है। अब रिक्तियों का विवरण के लिए मैं देखता हूँ। देखिए, हम सभी देखिए, प्रयोगशाला भौतिक शास्त्र है, एक निकला है, रसायन शास्त्र जैसा कि पहले भी था, जीव विज्ञान, ये तीनों के लिए प्रयोगशाला असिस्टेंट के लिए है। अब यहाँ पर जो आरक्षण का रोस्टर है उसके अंतर्गत अनारक्षित में 93, तो वो जनरल के लिए है, यानी पूरे लोग जो है उसको फाइट करेंगे। अनुसूचित जनजाति 60, अनुसूचित जाति 23, 18, 14 और EWS के लिए 22, यानी ये टोटल 230 है। अब इसी में ही महिला लोग के लिए भी अलग दिया गया है, 5, 3, 1, 1, इस तरह आप देख सकते हैं। तो उसी प्रकार भौतिक शास्त्र हो गया, उसका रसायन शास्त्र में अनारक्षित के लिए 93 पोस्ट है, जो कि सेम है, 93 इसमें भी है, 93 इसमें भी है, 93 इसमें भी सेम है। और लगभग संख्या जो है इस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के प्रयोगशाला असिस्टेंट के लिए, जो लैब असिस्टेंट है उसके लिए सारा सेम पोस्ट है, 230 230। जनरल के लिए जिस तरह 93 है, तो उसको आप देख सकते हैं। अब महिला लोग के लिए भी उसी तरह सेम है। अब खेलकूद के लिए है, और ये को कर सकते हैं कि आप इसमें जिसका PH कैंडिडेट वाले उन लोगों के लिए भी ये सब आरक्षण ये सब दिया हुआ है। तो ये सब है असिस्टेंट के लिए, ये सब रिक्तिवार है। इसमें कहा गया कि कोटिवार रिक्तियों की संख्या जो है विभाग के अनुरोध पर आलोक में संशोधित भी की जा सकती है, या यानी बढ़ाया या घटाया जा सकता है, जिसको हम लोग कह नहीं सकते। देखिए, पे मैट्रिक्स के अनुसार जो है 35,400 से 1,12,400 इसका वेतनमान है। तो पैसा बहुत अच्छा खासा है, तैयारी लग जाइए और बहुत जल्द इसका एग्ज़ाम भी हो जाएगी, क्योंकि अब इसको फास्ट करना है। सरकार को चाह रही है कि जितना हो सके इतना जल्दी जो है इसको हम कंप्लीट कर सकते हैं, जितना जल्दी हो सके कंप्लीट किया जाए। अब बात करते हैं इसमें प्रतियोगिता का स्तर जो होगा, जो इसमें आपका सबसे पहली बात है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, जो लिखा गया है कि किन्हीं दो विषयों को अलग अलग 50 या 45% अंकों के साथ अनिवार्य
होगा जिसका स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा अथवा सब्सिडी के रूप में स्नातक के 3 वर्षों के अथवा कम से कम 2 वर्षों का अध्ययन किया गया हो। 3 या 2 जो है अध्ययन इसको किया होना चाहिए, यानी सब्सिडी में पढ़ना। ये 2 विषय हम लोग को एकदम अनिवार्य है। और जीव विज्ञान के अगर अंतर्गत है तो उसको प्राणी शास्त्र या वनस्पति शास्त्र यानी बॉटनी या जियोलॉजी, दोनों में से किसी एक पर स्नातक होना चाहिए और या सब्सिडी के रूप में पढ़ना है। तो 2 विषय को इसको देखना है, यानी कि जैसे साइंस का एक सब्जेक्ट होता है, या तो फिजिक्स आप लिए ऑनर्स तो उसका सब्सिडी में आप केमिस्ट्री लेते हैं, उसी प्रकार बायोलॉजी या मैथ लेते हैं, तो इसी प्रकार ही आपको दोनों जो है, देखिए लिखा हुआ है, इसको हम फिर से पढ़ देते हैं। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है, तो राज्य सरकार के अंतर्गत राज्य जो है या केंद्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान यानी यूजीसी के द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान में से किन्हीं 2 विषयों में 50% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री अनिवार्य होगी। अनुसूचित जनजाति के लिए देखिए 45 है। तो ये चीज़ ऐसा है कि 50 और 45% का कहा गया है। तो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो ग्रेजुएशन में 45% है उनका चल जाएगा। अब ये तो यही रही बात। अभ्यर्थियों के आयोग में आवेदन प्राप्त करने के लिए अंतिम तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। देखिए सबसे पहली बात कि जब अंतिम तिथि है आवेदन प्राप्त होने का, उसी समय तक की निर्धारित शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप इसका फॉर्म नहीं भर सकते हैं। जब आपका आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि, यानी अंतिम तिथि कब है तो आप इसको देखेंगे कब इसका अंतिम तिथि। अब बढ़ाया भी घटाया भी जाता है, तो लेकिन हम लोग को उसको देखना है। तो सबसे पहले बात अब देखिए कि JSSC से फॉर्म www.jssc.in पर उपलब्ध रहेगा यह फॉर्म। और न्यूनतम उम्र सीमा की गणना की जाएगी 1 जनवरी 2023, यानी जिसका 1 जनवरी 2023 में उम्र जो है मिनिमम जो है 35 ईयर्स, यानी न्यूनतम 21 ईयर्स होना चाहिए। और 35 ईयर्स जनरल के लिए है या EWS के लिए, उन लोग के लिए। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 35 साल है और OBC लोग के लिए है 37 साल। महिला जो है उसका 38 साल। अनुसूचित जनजाति पुरुष या महिला कोई भी हो तो वो 40 वर्ष। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की महिला है तो उनका भी 38 साल, यानी कोई भी महिला जो है वो आर्थिक रूप से कमज़ोर है या कोई भी हो वर्ग OBC है या किसी का भी 38 साल, लेकिन अनुसूचित जनजाति के पुरुष या महिला को 40 साल होगा। सभी कोटि के निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा से 10 वर्षों की अतिरिक्त छूट की जाएगी। यानी निःशक्त जो अभ्यर्थी यानी जो PH कैंडिडेट है उनको हर चीज़ में 10 साल का उनको अतिरिक्त छूट दे दिया जाएगा। ठीक है। अब आयोग द्वारा प्रमाण पत्रों की जांच के क्रम में आवेदन पत्र के अंकित निःशक्तता संबंधी दावे के अनुरूप निःशक्तता प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराए जाने पर आपको रद्द हो सकता है। ये स्वाभाविक है, ये सब चीज़ है। आप लोग देखेंगे उम्र में छूट जो है उसको मान्य है। आपका भूतपूर्व सैनिक लोग का 5 साल एक्स्ट्रा मिलता है। अब बात करते हैं निःशक्त अभ्यर्थियों की, तो आप इसमें देख सकते हैं इसमें 40% जो है उसे निःशक्तता होनी चाहिए। सबका कैटेगरी है उसको बांट दिया गया। अब आरक्षण रोस्टर में आते हैं। क्या है कि आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होना अति आवश्यक है। आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा के अंतर्गत 4650 दिनांक 2/6/2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र अनुमंडल पदाधिकारी से 2/6/2016 तथा इसके पश्चात स्थानीय निवासन प्रमाण पत्र मान्य होगा। यानी आपका जो 2 जून 2016 के बाद अगर प्रमाण पत्र है तो बनाए हैं तो आपका ऐसे तो लेटेस्ट भी अच्छा है। यानी इसमें देखिए पूर्व अंचल अधिकारी का स्तर, अगर अंचल अधिकारी के अंतर्गत है तो आपको अंचल यानी CO से तो 19 जुलाई 2019 के पूर्व निर्गत मान्य नहीं होगा, पर अभी का होना चाहिए 19 जुलाई 2019 इसमें लिखा है। 2 जून 2/6/2016 यानी 2 जून 2016 के पूर्व किसी स्तर के स्थानीय निवासी प्रमाण का मान्य नहीं होगा। पहले का नहीं, 2016 के बाद का मान्य हो जाएगा। मुख्य परीक्षा अब देखिए अलग अलग है। स्थानीय परिशिष्ट के अंकित प्रमाण पत्र भिन्न प्रपत्र से निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण मान्य नहीं होगा। अलग को अपना मन से बना करके दे देते हैं तो वैसा नहीं, जो एक प्रोफार्मा है उसी हिसाब से आपको स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र बनाना होगा। और
पिता या पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होंगे। यानी पति के आधार पर निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों में अभ्यर्थी का नाम भिन्न होने पर प्रमाण पत्रों की जांच के दौरान इस संबंध में शपथ पत्र समर्पित करना अनिवार्य हो। यहाँ एक चीज़ बहुत अच्छी बात दे दी है कि पति के आधार पर अगर किसी को बनाना है प्रमाण पत्र तो एवं अन्य प्रमाण पत्रों में अभ्यर्थी की नाम भिन्न होने पर प्रमाण पत्रों के जांच के दौरान इस संबंध में शपथ पत्र समर्पित करना होगा। आपको एफिडेविट करके देना होगा ताकि कि ये मेरा हस्बैंड है और अब मैं यहीं रह रही हूँ, तो ये लड़कियों लोग के लिए है। जाति प्रमाण पत्र झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति या जनजाति के संदर्भ में अनुमंडल के उपायुक्त यानी डीसी, अनुमंडल पदाधिकारी, एसडीओ के अंतर्गत प्रमाण पत्र को दिया गया है। उसको जाति प्रमाण पत्र सबको बनाना होगा। और ऐसा नहीं, इसमें कोई भी जो है वो जिला का भी बना सकते हैं, अनुमंडल का भी बना सकते हैं, या करके दिया ऑब्लिक करके एसडीओ, ये 3 कहीं से भी आप बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ है, आप इसको समझ गए होंगे। आर्थिक रूप से कमजोर वाले वर्ग के लिए अध्ययन आरक्षण का लाभ सक्षम पदाधिकारी द्वारा आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत द्वारा कर प्राप्त किया जा सकता है। और आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों वर्ग के सदस्यों के रूप में अभ्यर्थी के दावे का प्रमाण स्वरूप दिया गया है। अब परिशिष्ट 6 में उसको आपको दिखाएंगे और देखिए परिशिष्ट 6 जो है उसमें जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसको उसी तरह से बनाना होगा। किससे बना होगा? उपायुक्त है, डीसी से बना सकते हैं, अनुमंडल पदाधिकारी से बना सकते हैं, अंचला पदाधिकारी के, एसडीओ, सीओ, किसी से भी, अंचल है तो सीओ से ही बना सकते हैं आप प्रमाण पत्र आराम से। और आपको देना है दिनांक 25 फरवरी 2019 के पूर्व अंचलाधिकारी के स्तर पर निर्गत परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र में निर्गत जो है, यानी इसका 25 फरवरी 2019 से पहले का नहीं चलेगा, आपको अभी का बनाना होगा। अभी 25 फरवरी 2019 के बाद का आपको चलेगा, उससे पहले का आपको ये सभी इनकम उनकम भी नहीं चलेगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ऐसे भी अब अभी नया बना लीजिए, सबसे बेहतर रहेगा और सबसे अच्छी बात है। तो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट भी उसी तरह है, आपको नया बना ले तो सबसे बेहतर रहेगा। स्थानीय निवासी जाति प्रमाण पत्र, आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र में अंकित आवेदक के पिता, पति का नाम, वर्तनी स्पेलिंग मैट्रिक या 10वीं सर्टिफिकेट अंक में दर्ज वर्तनी स्पेलिंग में भिन्न नहीं होना चाहिए। यानी कोई भी आपका जो स्थानीय निवासी का प्रमाण पत्र है और उसमें और अपना मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है उसमें अलग अलग नहीं होना चाहिए स्पेलिंग। तो अगर स्पेलिंग में गलत है तो उसको स्पेलिंग को सुधार लीजिए या एफिडेविट दीजिए। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। अब आवेदन संबंधित महत्वपूर्ण दिशा निर्देश मैं बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिए। आवेदन पत्र है यानी एप्लीकेशन फॉर्म है जो, उसको भरने के लिए पूर्व अभ्यर्थी विज्ञापन एवं विवरणिका को डाउनलोड कर ले तथा विवरणिका के शर्तों को आवेदन पत्र सूचना अंकित करे। विवरणिका को ध्यानपूर्वक पढ़कर आवेदन भरने से पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि जो प्रमाण पत्र आवेदन हेतु आवश्यक है उनके पास उपलब्ध है। जो चीज़ मांगा जा रहा है उसको आप ध्यान से समझ लीजिए कि हाँ उसको अब हमको देना है और उसको प्रमाण पत्र को, तो ये चीज़ को हमेशा जानते हैं कि जो ज़रूरत है उसको तो देना पड़ेगा ना। आवेदन भरने से पहले ही आपको फ़ोटो का और पूर्ण हस्ताक्षर का स्कैन प्रति जो अपने साथ रख ले। सभी प्रमाण पत्रों को ध्यानपूर्वक देख ले कि इन सभी में उनका नाम, पिता का नाम और विवरण सही है कि नहीं। आवेदन भरने से पूर्व ठीक करा ले। आवेदन अपने नाम की वर्तनी स्पेलिंग जो है वह लिखेंगे, मैट्रिक या 10वीं सर्टिफिकेट जो है उसी आधार पर अंकित करेंगे, ठीक है। और अगर वर्तनी का स्पेलिंग जो है अगर अंतर नहीं होना चाहिए, ये चीज़ समझ लीजिए। एप्लीकेशन जो फॉर्म भर रहे हैं, मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट एकदम उसका सेम टू सेम उसका नाम होना चाहिए। आवेदन का जो जन्म तिथि है उसको भी ध्यान देखना है, सर्टिफिकेट में जो है वही लिखेंगे, अलग नहीं लिखना है। आवेदन पत्र भरना और समर्पित सबमिट करना। आवेदन भरने के लिए दिशा निर्देश का अक्षर सा पालन करेंगे। आवेदन पत्र में दी गई सूचनाओं को संबंधित सभी प्रमाण पत्रों को पूर्ण संतुष्ट होने के पश्चात आवेदन प्रपत्र को सबमिट करेंगे। आवेदन पत्र भरने के लिए सर्वप्रथम वेबसाइट, वही जैसे मैंने पहले भी बताया, www.jssc.nic.in पर जाएंगे और ऑनलाइन एप्लीकेशन JLACE 2023 पर क्लिक करेंगे। तत्पश्चात अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। पंजीकरण
यानी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण होते ही आपके मोबाइल और ईमेल पर पंजीकरण जो संख्या है यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आ जाएगा। जब उसको रजिस्ट्रेशन करने के बाद रजिस्ट्रेशन संख्या जो मिल जाएगा, पासवर्ड को नोट करके अच्छे से अपने पास रख लेंगे ताकि भविष्य में लॉगिन करने के लिए इन दोनों की आवश्यकता होगी। पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड को प्राप्त कर पुनः लॉगिन करें और बाद में इसको विस्तृत सूचना अंकित करें। आवेदन में प्रत्येक पृष्ठ पर सेव एंड कंटिन्यू करने के पश्चात अगले पृष्ठ पर भरा जाना आवश्यक है। क्या होता है कि जब आप एक पेज भर दिए तो फिर आपका सेव एंड नेक्स्ट हो जाएगा, यानी आप उसको सेव कर लिए फिर अगला नेक्स्ट में जाएंगे। तो इसीलिए ध्यानपूर्वक उसको भरेंगे ताकि फिर गलती ना हो और फिर आपका सुधार करने का अगर मौका मिलेगा तो मिलेगा, लेकिन आप पहले से ही सतर्क रह करके ही आप उसको करेंगे तो अच्छा रहेगा। और जिस तिथि को आप यह कार्य पूरा कर लेते हैं उसकी अगली तिथि को 12 बजे मध्याह्न के पश्चात पुनः लॉगिन करके परीक्षा शुल्क का भुगतान कर दें। यानी आपका एक दिन जब फॉर्म भरा जाएगा उसके अगले मतलब कि अगला जो दिन आएगा तभी आप उसका परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं, पहले परीक्षा शुल्क नहीं जमा होगा। और एक चीज़ पहले भी बता दिए हैं कि जिसका पहले से परीक्षा शुल्क जमा है उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर आपका लिखना है, पासवर्ड लिखना है, उसमें सारा चीज़ बताया जाएगा कि आपका परीक्षा शुल्क और इसका जो मिलेगा, जो आपको नहीं लगेगा उसके लिए आपका पहले से आपका रजिस्ट्रेशन जो पुराना वाला प्रीवियस वाला उसका और उसका डेट ऑफ बर्थ को याद रखना ज़रूरी है, तभी आप उसमें मांगा जाएगा। परीक्षा शुल्क भुगतान करने के एक दिन के बाद ही पुनः लॉगिन करके शुल्क भुगतान कर सकते हैं। यानी जो भुगतान करने के एक दिन के बाद पुनः लॉगिन कर परीक्षा शुल्क भुगतान का विवरण तथा स्कैन किया हुआ फोटोज और पूर्ण हस्ताक्षर अपलोड कर दें। यानी एक दिन के बाद आपको करना है। सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा, फिर अगला नेक्स्ट दिन जो है आपका पेमेंट होगा, उसका नेक्स्ट अगला दिन जो है फ़ोटो स्कैन होगा। तो ये चीज़ 3 दिन का प्रक्रिया है। इसको फिर लास्ट में और सारा चीज़ स्कैन किया हुआ फ़ोटो सिग्नेचर जब हो जाएगा तब आपको प्रिंट आउट उसको ले लेंगे जो पूरा फाइनल जो सबमिट होगा, तो ताकि आपका भविष्य के लिए आपके पास सुरक्षित रखेंगे। इसको सबसे बढ़िया क्या करिएगा तो आप ईमेल भी कर सकते हैं, मेल कर दीजिएगा फॉर्म भरने का, तो आपका मेल में सुरक्षित भी हो जाएगा कि आप सारा जिस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि भुलाए नहीं। बहुत लोगों को भुला जाता है, एप्लीकेशन वाला नंबर भुला जाता है, तो अगर मेल कर देंगे तो भुलाएगा नहीं, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब आवेदन की प्रविष्टि में संशोधन हुआ है, जो कि देखिए क्या है कि आप लोग को जैसा कि पता है कि झारखंड गवर्नमेंट जो है केस हार गई है, जिसमें जो वादा किया गया था कि मैट्रिक और इंटर जो है यहीं पर है, झारखंड राज्य से ही होना चाहिए, इसकी बाध्यता को समाप्त कर दी गई है। तो इसी के लिए फिर संशोधन जो हुआ है उसका प्रविष्टियाँ जो संशोधन किया गया है, और 10 मई 2023 से दिनांक 12 मई 2023 की मध्य रात तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी, मोबाइल संख्या को छोड़कर किसी भी अशुद्ध प्रविष्टियों को संशोधित करने के लिए पुनः लिंक उपलब्ध कराई जाएगी। तो पहले तो आपका फॉर्म भरने का डेट जो है अप्रैल में है, अप्रैल से मई में है। आवेदन जो रजिस्ट्रेशन जो होने वाला है वो आपका 5 अप्रैल 2023 से 4 मई 2023 तक, ये मध्य रात्रि तक, यानी ये उपलब्ध रहेगा। ये नोट कर लीजिए, 5 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है, यही 5 अप्रैल 2023 से लेकर 2023 से शुरू कर रहे हैं और अंत कब होगा 4 मई 2023। ऐसा पहले कर लीजिए, ताकि बाद में रस होता है, सारा चीज़ हो जाता है, तो उससे अच्छा है कि पहले इसको कर लिया करिए, सबसे बेहतर रहेगा। बहुत समस्या हो जाती है लास्ट में, तो पहले ही इसको फॉर्म भर लिया करिए। परीक्षा शुल्क का भुगतान जो है फिर उसी तरह एक दिन बढ़ के है 6, जो आप मान के चलिए जिसका अंतिम में होगा 4 मई को अगर कोई कर रहे हैं तो हो सकता है उसके लिए एक दिन उसको बढ़े, तो 6 मई तक उसका परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं। और फ़ोटो सिग्नेचर को उसी तरह एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ा करके, नहीं 2 दिन करके 8 मई तक कर दिया गया। और फिर 10 मई से इसी में लिखा हुआ कि 12 मई तक अगर मान के चलिए कोई गलती किए हैं तो फिर से लिंक ओपन किया जाएगा। कोई भी चीज़ का अगर मान के चलिए तो संशोधित कर सकते हैं। अब तो यही चीज़ है। परीक्षा शुल्क का भुगतान की प्रक्रिया कैसे करना है कि परीक्षा शुल्क का भुगतान करने के लिए सबमिट टू प्रोसीड
पेमेंट क्लिक करेंगे, उसका एक नया पेज खुल जाएगा जिसमें टर्म एंड कंडीशन पर टिक करके प्रोसीड करके बटन दबा देना है। उसके बाद सेलेक्ट पेमेंट कैटेगरी के साथ, यानी जो आपका पेमेंट कैटेगरी है उसको सामने JLAC लिखा होगा, JLACE झारखंड का जो लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम है उसके अंतर्गत ये दिया हुआ है, JLACE 2023 सेलेक्ट करेंगे और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके अपना परीक्षा शुल्क जमा करेंगे। अभ्यर्थी विवरणिका में प्रावधान न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उपलब्ध पदों के लिए अधिमानता क्रम विकल्प दिया गया है, मतलब कि उसमें जो आपको जो पोस्ट पसंद है तो उस हिसाब से आपको, अगर मान के चलिए किसी का फिजिक्स का अलग है, केमिस्ट्री अलग है, किसी का फिजिक्स केमिस्ट्री है तो दोनों भर सकते हैं। तो अब इससे केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, तो आप उस हिसाब से आप अपना क्रम में भी बांट सकते हैं कि हमको इसमें भी भरना है उसमें भी भरना है, आप भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही भरना है, आप उसमें क्रम दिया हुआ, आप उसको तीनों में से कोई भर सकते हैं। तो आप अपना क्रम देख लीजिएगा। और ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगी, जो कि कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT लिया जाएगा। और इसको अगर 2 बार से अधिक होता है, स्वाभाविक आप लोग पहले भी परीक्षा दे चुके होंगे, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन का आधार बनाया गया है। और नॉर्मलाइजेशन ज़रूरी है क्योंकि कहीं कभी एक जो है प्रश्न जो है कभी ज़्यादा कठिन पूछ दिया जाता है और कभी कभी जो कुछ आसान रहता है, तो ऐसे में लेवल को मेंटेन करने के लिए नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस अपनाया जाता है। और इसमें मुख्य परीक्षा के लिए क्या है कि जो भी होगा ऑब्जेक्टिव होगा, इसमें मुख्य परीक्षा भी जो ली जाएगी, मुख्य परीक्षा एक चरण में जो ली जाएगी। अब जैसे क्या होता है कि बहुत संख्या रहता है तब PT मेंस होता है, लेकिन मेनली मुख्य परीक्षा इसलिए जाता है कि संख्या कम होने की वजह से। तो इसमें पहला तो सामान्य ज्ञान और हिंदी भाषा की परीक्षा होगी 100 अंक की। पहला प्रश्न पत्र 3 घंटा में। मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे, एक पहला पत्र जो रहेगा उसमें पहला में सामान्य ज्ञान और हिंदी भाषा का 100 अंक रहेगा, और जिसमें जिस विषय में नियुक्ति होने वाली है उसमें 300। 100 प्रश्न जो पहला पत्र है उसमें 50% सामान्य ज्ञान और 50% जो है हिंदी भाषा से होंगे जैसा बताया गया, और प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर 1 अंक दिए जाएंगे। और प्रश्न पत्र जो 2 है, यानी 150 प्रश्न होंगे, उसका 1 अंक, एक क्वेश्चन का 2 अंक यानी 300 मार्क्स। और एक पहला वाला में 100 अंक रहेंगे, 50 सामान्य ज्ञान का, 50 हिंदी का। प्रश्न पत्र एक जो है केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, केवल उसमें आपको पास करना है, उसमें 33 अंक लाना है, पासिंग मार्क जो 33 अंक लाएंगे तभी उसका आपका प्रश्न पत्र जो 2 होगा उसका चेक होगा, नहीं तो आपका मूल्यांकन नहीं होगा। प्रश्न पत्र 2 के अंतर्गत जो न्यूनतम 50% अंक लाना अनिवार्य है, और अनुसूचित जनजाति के लिए 45 अंक लाना अनिवार्य है। अगर 50 से कम आता है अंक तो वो आपका ऐसे भी छट जाएंगे। और आपका जो मेनली है आपका प्रश्न पत्र 2, ठीक है, उसी से आपका मेरिट बनेगा। प्रश्न पत्र 2 से ही बनेगा, प्रश्न पत्र 2 से, 1 से नहीं। ये 3 घंटा की 2 पाली मिल जाएगी, प्रत्येक पत्र की परीक्षा 3 घंटे की अवधि। अब 100 अंक का परीक्षा है, लेकिन फिर भी आपको जो है 3 घंटा का एग्ज़ाम देना होगा। फिर सेकंड जो प्रोफेशनल पता है उसमें भी 3 घंटे, यानी आपको 6 घंटा का एग्ज़ाम देना होगा, वो भी कंप्यूटर पे। तो हाँ, थोड़ा सा समय तो लगेगा, लेकिन लगातार आपको करना है। और इसी तरह भौतिकी विषय के लिए प्रयोगशाला सहायक के लिए प्रश्न पत्र 2 में 150 प्रश्न भौतिक विषय से होंगे। केमिस्ट्री का है तो उसी प्रकार 150 प्रश्न, बायोलॉजी का है तो उसमें बॉटनी के लिए 75 और जूलॉजी के लिए 75 ऐसे होंगे। और इसी का आपका मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस आपका दिया गया है। अनुच्छेद है यानी पैसेज 25 प्रश्न, अनसीन पैसेज जिसको बोल सकते हैं। हिंदी व्याकरण पर आधारित 25 प्रश्न होंगे। सामान्य ज्ञान में आपका लिखा हो गया है प्रश्न पत्र का जो होगा 50 प्रश्न जो है हिंदी और सामान्य अध्ययन बोला गया था। तो सामान्य अध्ययन तो उसमें आपका अलग अलग है, कैटेगरी है,
भारत का है, पड़ोसी ये देश है, इसको आप देख लीजिएगा। इसमें खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत के इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, ये सब है। सामान्य विज्ञान के प्रश्न, रीजनिंग पूछेंगे, झारखंड राज्य से संबंधित प्रश्न पूछेंगे, कंप्यूटर का ज्ञान होगा। तो इसमें आपको जो है केवल पासिंग मार्क्स लाना है। हिंदी और ये कंप्यूटर इसमें है, सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान सभी आ जाएगा सामान्य ज्ञान में। तो ये 50 है, यानी आपको दोनों मिला करके 33 नंबर लाना है। अब जो 33 लाएंगे वो जो है आपका प्रश्न पत्र 2 के लिए, अब उसका सिलेबस अलग अलग दिया गया है। और इसमें बताए थे पहले भी कि जिसका जनरल है वो 50% और अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, अनुसूचित जनजाति के लिए तो इसमें जो है आपका अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 45 अंक जो है उसको मान्य होगा। तो इस EWS के लिए 50, सभी का 50 है, केवल अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 45 है। प्रमाण पत्रों का सत्यापन, मेधा जो सूची जो बनेगा, जो मेरिट लिस्ट बनेगा, उसका गठित करने के बाद आयोग द्वारा अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों के लिए उसका पात्रता या अर्हता जो संबंधित प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। देखिए, परीक्षा में जो सफलता जब प्राप्त करेंगे उसका नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं है, केवल पास किया जाएगा अभी झारखंड। जब वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसका पूरा ऑल टोटल प्रोसेस, तब आपको नियुक्ति दी जाएगी। ये तो आप सभी जानते हैं। और आयोग द्वारा परीक्षाओं का संचालन के अवसर पर झारखंड परीक्षा संचालन अधिनियम 2001 प्रभावी होंगे। जो चोरी करेंगे या कुछ भी चीज़ करते हैं तो उसको सही बात दंड मिलेगा। इस चीज़ का आपका कदाचार युक्त जो है, जो इसमें कदाचार एकदम जरा सा भी नहीं हुआ। कदाचार अगर लिप्त हो पाए जाएंगे तो उसको कैंडिडेचर है जो उसको फेल कर दिया जाएगा, उसको रद्द कर दिया जाएगा। बहुत सारा कारण है अब इस चीज़ को, कैंडिडेचर को। ये देखिए, जाति प्रमाण पत्र के लिए प्रशिष्ट है ऐसा, इसको देख सकते हैं, अलग अलग है। मैं थोड़ा धीरे धीरे पास कर देता हूँ। क्रीमी लेयर के लिए भी है प्रशिष्ट 6 है। इनकम मेथड यानी EWS बनाने के लिए ऐसा आपका रहना पड़ेगा, ऐसा सर्टिफिकेट। तो इस चीज़ का झारखंड गवर्नमेंट का अपना स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र है। हर लेवल से आप देख लीजिएगा, किस लेवल का आपको मैंने बता ही दिया हूँ कि आप कोई भी EWS या कहीं भी देखिए, इसका ऑल टोटल सिलेबस है। सिलेबस के लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा, तो आप इसका देख लीजिएगा सिलेबस। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी। फिजिक्स केमिस्ट्री वाले के लिए फिजिक्स का है 150, केमिस्ट्री के लिए 150 है, ठीक है। तो प्रश्न तो 150 का ही रहेगा, जो अगर फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़े हुए होना चाहिए। केवल क्वेश्चन आपका फिजिक्स का ही केवल पूछेगा। केमिस्ट्री वालों के लिए 150 क्वेश्चन केमिस्ट्री का ही पूछेगा। पढ़ा होना चाहिए 2 विषय, ये चीज़ बोला गया है, लेकिन पूछा जाएगा अगर फिजिक्स है तो फिजिक्स का ही, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री का ही, और बायोलॉजी का है तो बॉटनी और जूलॉजी 75 इसका इस आधार पर सिलेबस भी दिया गया है। अब इसको पढ़िए, अब इसको तैयारी करिए और मेहनत करिए, और ज़रूर ही आप निकाल पाएंगे। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ में शेयर और लाइक कर दीजिए ज़रूर, ताकि इस वीडियो को अच्छे से मैंने जो समझाया है उसको आपको तक मिल सके। और अगला इस प्रयास इसी तरह रहेगा, मैं इसका थोड़ा सा अच्छे तरीके से इसका सिलेबस को भी बता दूंगा, और आगे इस तरह बहुत सारे वीडियो आते रहेगी। और ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़िए। तब तक के लिए धन्यवाद सभी को। आपका दिन मंगलमय हो।